कि our immune system is working on two parameters and that is recognition and response. मतलब सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को ये ट्रेन किया गया है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश कर ले, डिस्क्रिमिनेट कर ले, एंड उसके बाद में सेल्फ रेसिस्टेंट हो और नॉन सेल्फ रिएक्टिव हो, हमारे सेल्फ के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी ना दे, उसको एग्जेम्प्ट कर दे, कोई रेस्पॉन्स ना दे, लेकिन जो नॉन सेल्फ हैं उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्स दे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, उनको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा सेल्फ और नॉन सेल्फ में, और अगर वो नॉन सेल्फ हैं तो फिर उनके अगेंस्ट उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। So if we talk about the overview, that was recognition, response, and then suppose the same kind of antigen is coming successively, so the memory response will be generated, right? So these three things were there, and some discoveries which I have not discussed about so far. I'll discuss later on this, but first of all, discuss on this. I was telling you there are two elements of the immune system, that is innate immunity and acquired immunity, and these both elements are fighting together against the exogenous and endogenous antigens. They fight together. Now I hope you understand that what is exogenous and what is endogenous antigen. आप में से लोग समझ रहे हो what is exogenous and what is endogenous? कोई मुझे बता सकता है what is exogenous and what is endogenous? Yes. Endogenous antigens are those which attacks or show their so वो जो मतलब outside the body दिखाए वो exogenous, जो अपना शो दिखाए जो inside the body दिखाए वो endogenous. और कोई और? सर एक्सोजीनस सर वो होते हैं सर जो आउटसाइड द बॉडी इंटर करते हैं, और सर एंडोजीनस वो जो सर इनसाइड द बॉडी। तुम लोग थोड़ा आइडिया लगा रहे हो, यू आर वेरी क्लोज टू राइट आंसर, बट थोड़ा सा इसमें और भी गुंजाइश है। और कोई बता सकता है? कोई और? नहीं। एक्चुअली जैसा आप समझ पा रहे हैं, दो तरह के एंटीजेंस होते हैं। वो होते हैं जो बॉडी के बाहर जनरेट होते हैं और वो हमारी बॉडी में अटैक करते हैं, मींस दे आर नॉट जनरेटेड इनसाइड द बॉडी, दे आर जनरेटेड आउटसाइड द बॉडी एंड दे आर अटैकिंग ऑन आवर ह्यूमन बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड exogenous antigen. Exo means outside, genus means generated, outside generated, right? And endogenous means those which are generated inside the body, but they are causing some pathogenicity, means they are showing some, unusual behavior, some antigenic behavior. So those are called endogenous antigen. ये जो दूसरा टाइप का एंटीजन है, इस एंटीजन के आने के बाद, इसका नाम सुनने के बाद आपके दिमाग से एक ख्याल निकल जाना चाहिए कि सदैव एंटीजन वही होते हैं जो बाहर से आते हैं। Only and only foreign particles are antigen. Antigens are of two type. One which is generated outside and attacking on the human body, and another which is generated inside the body and it is causing harm to us. So these two types of antigens are there, and these are called exogenous and endogenous. समझ में आ गई बात? दोनों ही हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, बस अंतर सिर्फ इतना है कि एक बाहर जनरेट होते हैं और दूसरे हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट होते हैं। अब आप कहेंगे हमारे बॉडी के अंदर ही कैसे जनरेट होते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं? आप मुझे कोई बताएगा कि कैसे जनरेट हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर ही कोई एंटीजन? कैसे जनरेट हो सकता है? ब्लड ग्रुप जो जिसे पता लगता है वो भी तो एंटीजन ही होता है। चलो वो तो एक सिंपल चीज है, मतलब वो कोई पैथोजेनिसिटी नहीं कॉज करता है। कभी भी कोई ब्लड ग्रुप जो है वो किसी के लिए पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन ये अगर किसी दूसरी बॉडी का ब्लड आ जाता है और नॉन मैचिंग होता है तो जरूर वो थोड़ा सा हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। बट
एंडोजेनस एंटीजन कैसे हो सकते हैं, कैसे वो एंटीजन्स हमारी बॉडी के अंदर बन सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ जो ब्लड ग्रुप एंटीजन है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो हमें हमारे लिए नुकसानदेह तब होता है जब बाय द वे गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तब। किसी को आइडिया नहीं है हमारी बॉडी में एंटीजन का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? आलिया? नो सर। नो आइडिया। ओके, नो बहुत सर। सिंपल है, मतलब आप लोग थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो आप समझ सकते हैं। अगर बाय द वे कोई हमारी सेल म्यूटेट हो गई और वो म्यूटेशन की वजह चाहे केमिकल म्यूटेशन रहा हो, चाहे बायोलॉजिकल म्यूटेशन रहा हो, चाहे फिजिकल म्यूटेशन रहा हो, ठीक है, इन म्यूटेशन के बाद उस सेल के सरफेस पे या उस सेल में कुछ अनयूजुअल प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो सकता है। And these proteins, these unusual proteins may be treated as an antigen by the immune system, right? Means the cell has now shown some different kind of behavior and that is because of the mutation. बायोलॉजिकल म्यूटेशन की जहां तक बात करते हैं, अगर आपने सुना होगा, आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हैं, स्पेशली वायरसेस, like they are following two types of life cycle. One is lytic and another is lysogenic. And if lysogenic life cycle they are following means they are integrating their genome to our human cell. So once their genome is integrated in human cell, that genome has become the part of human cell. So whenever the human cell will be expressing their genome, that genetic material of it, that antigen may also express. So whenever that genetic material of virus will express, it will be an unusual protein for our cell. And innate immunity, I can say acquired immunity, or our immune system, it will identify to that antigen as self-altered antigen, you can say. So these category of antigens are called endogenous antigen because they are generated inside and they have not come from outside. Our own cell has expressed that protein, and that has expressed the protein because of the mutation was caused in the gene and due to the lysogenic integration of viral genome with our human cell. So that is the reason of formation of the endogenous antigen. You got that? आगे बात समझे? हिमांशी? अभी सर एक बार और नहीं हुआ। समझा दीजिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे कई बार कोई वायरस या कोई फिजिकल म्यूटेजन या कोई केमिकल म्यूटेजन, सपोज करिए यूवी रेज एक्सपोजर, वायरसेस का एक्सपोजर, या कुछ केमिकल्स लाइक जैसे डीएनए को स्टेन करने वाली एक डाई होती है, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड, शायद आप नाम सुना हो, ETBR, मींस these are one example I have taken of the biological, chemical and physical mutation. जब ये कभी हमारे बॉडी में एक्सपोज होते हैं और हमारी सेल में जाकर के म्यूटेशन कॉज कर देते हैं, उनको म्यूटेट कर देते हैं, तो उस म्यूटेशन की वजह से हमारी जो अपनी सेल हैं वो एक अनयूजुअल प्रोटीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देती, जो हमारी सेल का पार्ट नहीं है, पहले एक्सप्रेस नहीं हुई, and these unusual proteins then now are treated as an antigen by the immune system, right? So these category of unusual proteins are called self-altered antigens, you can say self-altered protein, and they are coming under the category of endogenous antigen, right? मतलब अगर किसी सेल में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन के बाद वो एक अनयूजुअल प्रोटीन का एक्सप्रेशन कॉज करे, और उसके बाद जब ये अनयूजुअल प्रोटीन्स बनती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको एंडोजेनस एंटीजन की तरह ट्रीट करता है। आगे बात में, अगर किसी भी कोई भी सेल अगर ट्यूमरस हो जाए
और ट्यूमरस होने के बाद वो ट्यूमरस एंटीजन का एक्सप्रेशन करना शुरू कर दे, मतलब कुछ ऐसी प्रोटीन बना दे जो ट्यूमरस सेल में पाई जाती है, तो आप ऐसे प्रोटीन को क्या कहोगे? दे आर एंडोजिनस एंटीजन, क्योंकि सेल ट्यूमरस हो गई और सेल ने ही उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन कॉज किया है, कहीं बाहर से नहीं आई। लेकिन अगर किसी बाहरी सेल के द्वारा बनाया हुआ प्रोटीन हमारी बॉडी में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोजिनस एंटीजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो किसी बाहरी सेल के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, इसलिए उसको हम एक्सोजिनस कहते हैं। इंडोजिनस मीन्स जो हमारी ही अपनी सेल के द्वारा बनाया जाए, चाहे वजह कोई भी रही हो। ऑब्वियसली कोई ना कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से हमारी अपनी सेल ने जो है वो इस तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया, तो उसको हम इंडोजिनस कहते हैं। आगे बात समझ में? यस सर। ओके, नाउ आगे बढ़े। आई होप तो ये दोनों ही टाइप की जो इम्यूनिटी है, चाहे वो इनेट हो चाहे वो एक्वायर्ड हो, ये दोनों ही टाइप की जो इम्यूनिटी है ये मिल करके हमें इंडोजिनस और एक्सोजिनस एंटीजन के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करती है। यस हिमांशी बताइए। सर जो ट्यूमर होता है सर, तो सर वो एंडोजीनस में आएगा कि एक्सोजीनस में? नहीं, ट्यूमर इज ऑलवेज एंडोजिनस। ट्यूमर हमारी अपनी सेल है, उस सेल ने जो है वो एक डिफरेंट बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया, और वो डिफरेंट बिहेवियर जीन म्यूटेशन की वजह से हो गया। और वो जीन म्यूटेशन के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ कारक हो सकते हैं जिन्होंने उसमें म्यूटेशन कॉज किया, लेकिन बिहेवियर चेंज हो गया उस सेल का। तो जो बिहेवियर चेंज होने के बाद जो अनकॉमन प्रोटीन बनी या ऐसी प्रोटीन बनी जो पहले नहीं देखी गई, तो उस प्रोटीन को हम इंडोजिनस एंटीजन कहते हैं। किसी भी एक सेल के जो है वो ट्यूमरस होने पर भी हमारा इम्यून सिस्टम उसको पकड़ सकता है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे सकता है। ठीक है ना, ऐसा मैकेनिज्म हमारे अंदर होता है, बशर्ते ये कि हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस ना हो जाए। जब भी कभी हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है या उसको मॉड्यूलेट कर दिया जाता है किसी बाहरी फैक्टर्स के द्वारा, तब वो हम इनिशियल स्टेज में ट्यूमर को पकड़ नहीं पाते। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्यूमर को नेक्रोटाइज कर सकते हैं, लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF, ऐसे कुछ साइटोकाइंस भी होते हैं हमारे अंदर। ठीक है? यस सर। ओके, so these two types of immunity, they are fighting together with different exogenous and endogenous antigen. Now, as I told you, if you talk about the innate immunity, it is present before any exposure to the pathogen and it's effective by birth. मैं बता रहा था कि इसको जरूरत नहीं है कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आए तब उसके बाद हमारा इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी, इसकी जरूरत नहीं है इसको। ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, एंड दिस डिफेंस इज ऑलवेज रेडी टू help you out. So it is always an active form of immunity. It is always available, but it is not that much strong as acquired immunity. It is not very much specific also. और इसी वजह से कई बार बहुत सारे जो थोड़े सा चतुर चालाक एंटीजन होते हैं वो इसको बेवकूफ बना करके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये कमजोर है, यद्यपि सदैव एक्टिव रहती है, लेकिन बहुत स्पेसिफाइड नहीं है चीजों को लेकर के। अगर हम किसी एंटीजन का, चाहे दूसरी तरफ जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अगर आप उसको देखोगे तो वो एक ऐसी इम्यूनिटी है जो किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्सनलाइज्ड टूल बनाती है। पर्सनलाइज्ड टूल का मतलब आप समझते हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप से उस एंटीजन के लिए ही एंटीबॉडी बनाई जाती हैं, इस वजह से उस एंटीजन को मारने की जो प्रोबेबिलिटी है या उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो इनेट इम्यूनिटी है उसके पास कुछ कॉमन टूल है, और वो कॉमन टूल के सहारे ही पूरे हर तरह के एंटीजन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ये कॉमन टूल सभी तरह के एंटीजन को रोक नहीं पाते। जो जनरल एंटीजन हैं, छोटे मोटे एंटीजन हैं, उनको तो रोक सकते हो, लेकिन जो थोड़े से चतुर हैं उनको हम इनेट इम्यूनिटी से रोक नहीं पाते। बट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, इट इज ऑलवेज एक्टिव, एंड इट इज नॉट दैट मच वेरी स्पेसिफिक एज आई टोल्ड यू, right? So it is providing a broad defense against the infection. It is not very specified. It is not very narrow spectrum defense. It is a broad defense. Means ये generalized defense provide करता है,
और वो जनरलाइज डिफेंस जो है वो कई बार काम करता है और कई बार काम नहीं करता। ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसकी जस्ट उल्टी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसको हम एडेप्टिव भी कहते हैं। हम जिस कंडीशन में रहते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, उसके हिसाब से हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है और हम अपने आप को उस माहौल के अकॉर्डिंग, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसको एडेप्टिव फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी भी कहा जाता है, क्योंकि हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस हिसाब से। तो किस तरह के इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, वहां पर किस तरह के एंटीजेंस हैं और कितने तरह के एंटीजन से हम एक्सपोज होंगे, उसके हिसाब से हमारी इम्यूनिटी डिजाइन और डेवलप होती है। लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि हमारी बॉडी का डेवलपमेंट, इस इम्यूनिटी का डेवलपमेंट एक्सपोजर के साथ होता है। आप जितना ज्यादा एक्सपोज होंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होगा। अगर आप कम से कम अपने आप को एक्सपोज रखेंगे, अगर आप सोचेंगे कि यार हम समस्याओं से बचे रहें ताकि हम कोई रिस्क ना लें, तो ऐसे में आपके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। आप इनेट तो लेकर के जन्मे हैं, वो तो आपके पास रहेगी, बट हाउ स्ट्रॉन्ग एक्वायर्ड इम्यूनिटी यू विल बी हैविंग, that will be depending upon that how much exposure you have got from the different kind of antigen, right? So सीधा इसका जो संबंध है वो एक्सपोजर से है, कितना एक्सपोजर मिला। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि हम लोग जैसे जो अफोर्डेबल लोग हैं, जो अपने सुख सुविधा अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज्यादा एक्सपोजर में नहीं आते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे हैं, कुछ फैमिलीज हैं जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, तो मजबूरन वो एक्सपोजर में आते हैं। यद्यपि एक्सपोजर में आना सदैव एक रिस्की एक्ट है। अब जब भी कभी एंटीजन के एक्सपोजर में आएंगे, नेचुरल इन्फेक्शन होगा, ऑब्वियसली उसमें रिस्क है इन्फेक्शन होकर बीमारी होने की। लेकिन अगर बीमारी से आप बच गए तो आपके पास उसके लिए इम्यूनिटी भी हो जाएगी। बट देयर इज नो अदर वे ऑफ गेटिंग द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द ओनली one way is that is to expose the body with vaccine। वहां पर भी हम वैक्सीन के सहारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हम वैक्सीनेशन देते हैं और वैक्सीनेशन दे करके हम कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी में उस एंटीजन के अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाए, ताकि नेचुरली जब उस एंटीजन का एक्सपोजर हमें हो तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दे, प्राइमरी नहीं दे। सो दिस इज द वन वे ऑफ गेटिंग द एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड दैट इज ओनली द एक्सपोजर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी is displaying 4 characteristics, and that these characteristics means through these characteristics you can identify that this is the acquired immunity. And characteristic is what? That is antigenic specificity. As I told you that antigen के लिए particular one antigen के लिए हमारे पास specific tool डिजाइन करती है acquired immunity। अगर एक साथ हमारी बॉडी में 4 तरह के एंटीजन आ जाए तो हमारी बॉडी क्या, हमारी का इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या उन चारों तरह के एंटीजन से साथ में लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता? आप मुझे बताइए, अगर 4 तरह के एंटीजन हमारी बॉडी में एक साथ अटैक कर दें तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उनसे एक साथ लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है सर। यस सर, लड़ सकता है। लड़ सकता है सर। कैसे लड़ सकता है सर? हर बार एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल को एक्टिवेट कर सकता है वो, तो तभी तो हमारा वो इम्यूनिटी को माना जाता है कि वो स्पेसिफिक है, हाईली एक्शन। लेकिन वो चारों एक साथ आए हैं, अलग अलग नहीं है, 1 by 1 नहीं आएंगे, चारों एक साथ। तो सर रैपिड एक्शन में सर चारों के अपोज में सर रैपिड एक्शन में सर एंटीबॉडी बनाना फॉर्म करेगा सर। क्या पता सर उस चारों को सर हम पहले एक्सपोज हो चुके हो, मे बी। नहीं, अगर नहीं हुए हो तो हम कह रहे हैं चलो नहीं हुए सर, तो फिर वो सर स्टार्टिंग फेज में सर थोड़ी ट्रबल होगी, लेकिन सर उसके बाद ये उसको डिफेंस कर ले जाएगा। इतनी तो सर कैपेसिटी है ना इम्यून सिस्टम की कि वो उसको डिफेंस कर ले जाए, एक साथ एंटीबॉडी बना सके। और कोई? सर ऐसा कर तो सकता है, लेकिन अगर सर सबकी एंट्री का मतलब जैसे पोर्टल ऑफ एंट्री सबकी अगर एक ही जगह से है तो फिर सर बॉडी को थोड़ा दिक्कत होगा। लाइक HIV में क्या होता है कि हमें मल्टीपल डिसीजेस साथ में हो जाते हैं,
और हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि वो उससे लड़ नहीं पाता, इसीलिए इंसान मतलब एट द एंड डेथ हो जाती है। तो सर बॉडी के पास कैपेबिलिटी तो मतलब होगी कि वो ऐसा कर सके, लेकिन इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। वेरी गुड। एक्चुअली मैं अभी इस स्तर पे, इस लेवल पे जहाँ तक हमारा डिस्कशन अभी हुआ है, उसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमारे जो कह लीजिए कि कारक हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, आप सभी जानते हो। तो लिम्फोसाइट्स के बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूं। जैसे सपोज करिए आपकी बॉडी में ये 5 लिम्फोसाइट्स हैं, और ये 5 लिम्फोसाइट्स जो हैं, ये 5 तरह के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक हैं। मान लीजिए ये ए के लिए स्पेसिफिक है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है, ये डी के लिए है, और ये ई के लिए, राइट। मतलब 5 लिम्फोसाइट्स हैं एक टाइप के, लेकिन इनकी जो स्पेसिफिसिटी है वो अलग अलग तरह के एंटीजन के लिए है। अब सवाल इस बात का है कि अगर बाय द वे जो एंटीजन हमारी बॉडी में इन्वेड कर रहा है, आ रहा है, एंट्री कर रहा है, अगर वो डी है, सपोज दिस इज डी प्राइम मतलब ये डी का स्पेसिफिक है, तो ऐसे में इन चारों में से कौन सी या 5 में से कौन सी सेल इसके साथ काउंटरफिट होगी? ऑब्वियसली डी वाली काउंटरफिट होगी, ये इसकी कॉम्प्लीमेंटरी इसके साथ बाइंड होगी। सर कुछ शेयर नहीं हो रहा, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपकी स्क्रीन से। शेयर नहीं हो रहा है? नहीं दिख सर। रहा है, प्रेजेंट है सर। सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, अभी हुआ है। आलिया डायग्राम में ही सब कर रहे हैं। सर बहुत ज्यादा से नेटवर्क प्रॉब्लम, कल ही से कुछ नहीं रहा सही से। हैं? क्या हुआ? नेटवर्क इशू है सर बहुत ज्यादा। नहीं तो अभी जो मैं एनोटेट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है, दिख रहा है सर। सर Okay. अभी दिखना स्टार्ट हुआ है। ओके, थोड़ा सा आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ सपोज दे आर 5 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स यू आर हैविंग। टाइप्स नो मतलब आपके पास 5 लिम्फोसाइट हैं, और 5 के पांचों लिम्फोसाइट एक टाइप के हैं। सपोज करिए सबकी सब बी लिम्फोसाइट है, लेकिन ये 5 लिम्फोसाइट 5 तरह के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है, ए बी सी डी ई। अब अगर आपकी बॉडी में डी एंट्री करता है, एंटीजन डी प्राइम एंटीजन एंट्री करता है, तो इसका स्पेसिफिक कौन सा सेल होगी? ऑब्वियसली डी सेल होगी, डी लिम्फोसाइट इसके अगेंस्ट। ये वाली लिम्फोसाइट्स जो इस तरह के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है, ये इसके लिए इसके साथ जाकर के बाइंड करेंगे। अगर इसी समय इसके साथ डी प्राइम के साथ सी प्राइम भी आ जाता, ए प्राइम भी आ जाता, और ई प्राइम भी आ जाता, तो क्या इन चारों के लिए आप एक साथ रेस्पॉन्स दे सकते थे? यस यू कैन, बिकॉज यू आर हैविंग द lymphocyte specific for these all types of antigen. If suppose A prime is there, then A will fight with them. If C prime is there, then C will fight with them. And if D prime is there, then D will fight with them. And E prime is there, then E will fight with them. So it means you are having specified lymphocytes for specific antigen. So if suppose more than one type of antigens are entering in our body at one time, our immune system can fight with all of them together, right? We are having that ability. And that is why I'm saying it is personalized immunity. Personalized का मतलब है कि जो व्यक्तिगत तौर पे जो इम्यून रिस्पॉन्स देने में सक्षम हो, उसको पर्सनलाइज्ड कहते हैं। जैसे 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं आजकल हमारे यहाँ, तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अदरवाइज जैसे फैमिलीज में कुछ जो अच्छी फैमिली होती हैं, उनके अपने पर्सनलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं। पर्सनलाइज्ड डॉक्टर का मतलब ये है कि वो पर्सनली सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए डॉक्टरी उन्होंने पढ़ी हुई है, और उसी व्यक्ति को ट्रीट करने के लिए वो रहता है। जैसे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना पर्सनल डॉक्टर होता है। तो कुल मिलाकर के ये पर्सनलाइज्ड एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होते हैं, और किसी और के आने पर इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। दे विल बी इन रेस्टिंग कंडीशन। ये तभी एक्टिव होंगे जब इनका स्पेसिफिक एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करेगा, तभी ये एक्टिव होंगे। आई बात समझ में? यहां तक समझ में आ गया आपको? हेलो, यस सर। यहां तक समझ में आ गया सर? तो आगे बढ़े। यस सर।
Okay. Yes, sir. So they are, I was just talking about the characteristics. One was the antigenic specificity. Another is the diversity. Diversity means कितना डाइवर्स्ड है, मीन्स आप देखिए हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दुनिया के हर किसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है. मीन्स वी कैन जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स फॉर एनी काइंड ऑफ एंटीजन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी बना सकते हैं या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ. बिकॉज वाई वी आर, आई मीन, हम ये कह क्यों रहे हैं, हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि हमारी डाइवर्सिटी को एंटीजेनिक डाइवर्सिटी कभी भी कोप नहीं कर सकती, मैच नहीं कर सकती. इसीलिए आप देखिए कोरोना एक नया नॉवेल कोविड है. आई मीन, आप इसको आपने सुना होगा, नॉवेल कोरोना वायरस है ये. लेकिन नॉवेल का मतलब नया होने के बावजूद भी जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनका इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स दे रहा है, एंटीबॉडी बन रही है. इसका मतलब ये है कि चाहे आप कितने भी नॉवेल हो, योर नॉवेल्टी कैन नॉट बीट आवर डाइवर्सिटी. आपकी नॉवेल्टी हमारी डाइवर्सिटी को बीट नहीं कर सकती, बिकॉज हमारी डाइवर्सिटी आपकी नॉवेल्टी से ज्यादा है. इसीलिए हम ये दावा करते हैं या हम ये कहते हैं कि वी कैन जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स फॉर एनी काइंड ऑफ एंटीजन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के किसी भी तरीके के एंटीजन के अगेंस्ट, चाहे वो अभी बना है चाहे नहीं बना है या भविष्य में बनेगा, हम किसी भी तरह के एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी. And this much diversity is not found in the innate immunity, and that is also one of the reasons why the innate immunity is not so strong. Strength comes with your diversity. Strength comes with your specificity. Strength comes with your memory response. The third characteristics of the acquired immunity is that is the immunological memory. And again, this characteristic is missing with the innate immunity. Innate immunity is not having the ability of memory response. It may not be that once, if suppose one antigen has exposed to our body, and if suppose the same kind of antigen comes again in our body, then the innate immunity will give the memory response. No, the memory response is the characteristic of acquired immunity. And that is why it is said like this is very strong, because it has the memory option also. And this memory option, this is the one characteristic which is missing with the antigens. Probably antigens are not having the memory. If suppose they can generate the memory कि once अगर हम इस बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में गए थे तो बॉडी ने ये किया था, तो हम दोबारा जब जाएंगे तो उससे बचने का तरीका क्या ढूंढ के जाएं. ये मेमोरी अगर कोई एंटीजन जनरेट कर ले रहा है तो फिर वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है. Now next, the fourth characteristic of the acquired immunity is that is the self and non-self recognition. Though it has to be happen with innate immunity also, but very specifically it can be done by acquired immunity. The acquired immunity is always, normally it is always reactive for non-self. सेल्फ के लिए ये सदैव रेसिस्टेंट होती है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं देती, सिर्फ नॉन सेल्फ के लिए रिएक्टिव. राइट. सो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी व्हिच describe that acquired immunity, that it is very specific, it is very specific with the antigen, it has a lot of diversity, it is having the immunological memory on successive encounter of the same kind of antigens, and it has the availability of discriminating between the self and non-self antigen, and that is why it is a strong part of our immune system. ठीक है. हमारा जो innate immunity है वो एक fundamental structure है, basic structure है, और वो basic structure तब तक बहुत ज़्यादा strong नहीं होगा जब तक कि acquired immunity उसको support नहीं करती है. और acquired immunity की strength इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप कितना ज़्यादा अपने जीवन काल में
एंटीजन के साथ एक्सपोज होते हो। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। किसी को कुछ कंफ्यूजन Yes, sir. बताइए, हम आगे बढ़े, नहीं तो ये बात समझ में आ गई? Okay, so now I'm moving to the next slide, and that is okay. How it is different from each other? इन्नेट एंड एडेप्टिव के बीच में अगर आप कंपैरिजन करें तो वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं ये बताया गया इसमें। जैसे इन्नेट जो है वो इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब बहुत बदलाव नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत डाइवर्सिटी नहीं है, फिक्स्ड है, ये कह लीजिए, इसीलिए इसको जनरलाइज्ड कहा गया है। जनरलाइज्ड का मतलब ये हुआ, जैसे सपोज करिए आप एक शॉप पे पिज्जा लेने जाते हो या पिज्जा खाने जाते हो और आप उसमें कहोगे साहब इसमें थोड़ा कॉर्न डाल दीजिए, एक्स्ट्रा चीज डाल दीजिए, थोड़ा इसमें मशरूम और डाल दीजिए, तो दुकान वाला कहेगा कि देखो मैडम ये जो आप खाने आई हो ये फिक्स्ड है, इसमें कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होगी, जो हम आपको दे रहे हैं ये जनरलाइज चीज है, ये सबको ऐसे ही देते हैं, इसमें कुछ भी हम अलग से ऐड नहीं कर सकते। तो इन दैट केस दैट पिज्जा विल बी कंप्लीटली इनवेरिएंट, वो उसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो आपको पसंद हो चाहे ना हो, आपकी पसंद में कुछ क्या ज्यादा पसंद है, आप थोड़ा पेपर ज्यादा डालना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो फिक्स्ड है उसी हिसाब से वो आपको सर्व करेंगे। दैट इज जनरलाइज्ड, दैट इज इनवेरिएंट। दूसरी ओर आप कई बार देखते होंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कस्टमाइज्ड लिख के आता है, कस्टमाइजेशन ऑप्शन इज अवेलेबल। कस्टमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप अपनी इच्छा अनुसार, आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी पसंद के अनुसार आप उसमें कुछ चीजें घटा बढ़ा सकते हो, ऐड कर सकते हो। दैट इज कस्टमाइजेशन एंड दैट brings some variability. That is the option which is taking care of your own taste. That is the option which is making that food very complementary or very specific to you. That's customization. So here are two things, invariant and variable. So innate immunity is invariant and the adaptive immunity is variable. ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड है, और इसीलिए वो पर्टिकुलर एंटीजन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करती है और उसके हिसाब से अपना रेस्पॉन्स तय करती है। नेक्स्ट इज innate immunity is जनरेटेड अर्ली, मतलब आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो हमारे पास सदैव तैयार रहती है, इट इज ऑलवेज रेडी, इट इज इन ऑलवेज रेडी फॉर्म, आप के लिए सदैव रेडी है, जितना भी उसके पास एबिलिटी है, जो भी एबिलिटी है उसके हिसाब से वो अपने आपके लिए लड़ने को सदैव तैयार है। तो इससे जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा वो अर्ली रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर दूसरी ओर आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इससे जो रिस्पॉन्स मिलेगा, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स देती है वो एक लेट रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि उसको एक्टिव होने में समय लगता है। This session will expire within 1 minute, so you may join again with the same ID and password. Okay, so this is giving the early response, this is giving the later response, and this is having very limited specificity while it is very highly specific to the antigen. This is called first line of defense, and this remembers the infection. इसमें रिमेम्बरेंस की एबिलिटी नहीं है, लेकिन ये इन्फेक्शन को याद करके रख सकते हैं, you can remember the infections. So these are three basic changes, you can say the three basic differences between the innate and acquired immunity. That innate is invariant, adaptive is variable, innate is